तो पहली बात तो यह है कि बाला साहब की शिवसेना है वो अब ओझल होते जा रही है। ये उद्धव की शिवसेना है। जी। और मैं मानता हूं, मैं उद्धव के खिलाफ हूं इसलिए हूं कि इसको कभी ना पिता समझ में आया ना कभी ऑर्गेनाइजेशन समझ में आया। अगर आप जमीन से जुड़े नहीं हो, कार्यकर्ताओं से जुड़े नहीं हो, आप घूमते फिरते नहीं, घर घर से बाहर नहीं निकलते, तो आप शिवसेना नहीं चला पाओगे, मुश्किल हो जाएगा। बाला साहब भी घर से नहीं निकलते थे। इसका कारण एक तो सिक्योरिटी का था, लेकिन उससे भी आगे जाकर और एक बात है कि वो कम से कम दिन में 9-10 घंटे लोगों से मिलते थे। उनके घर में लोगों का ऐसा लाना तांता लगा रहता था। मैंने एक बार उनको पूछा भी था, आप थक नहीं जाते? तो उन्होंने बढ़िया जवाब दिया था, बोले भाऊ 92% लोग ऐसे होते हैं जो मिलने से उनको लगता है कि मेरा काम हो गया, होता तो नहीं, लेकिन कम से कम वो खुश तो हो जाते हैं। हाँ, 2-3 लोगों का काम होता है, उसमें एक दूसरे का होता है, दूसरे का ट्राई किया नहीं होता, फिर भी वो लोग खुश हो जाते हैं। तो उनसे मिलने में कंजूसी क्यों करनी है? ये तरीका, सोचने का तरीका देखो कि हम सब लोगों को खुश नहीं कर सकते, पर जो कुछ है वो देने के लिए तैयार है, मदद करने के लिए तैयार है। ये पॉजिटिविटी लोगों को खुश कर देती है। तो लोगों को जुड़ने से, ये किसको मिलते ही नहीं, अपने ही एमएलए को नहीं मिलेंगे, अपने ही कारपोरेटर को नहीं मिलेंगे, तो आप लीडर क्यों बने हो भाई? अभी भी जो रिजल्ट आया हम देखते हैं तो मुझे पता चलता है कि जो पिता ने बोया था उसकी फसल अभी भी आ रही है। जैसे एक आम का पेड़ है या और किसी चिक्कू का पेड़ है, उसको फल तो आते रहते, आपने लगाया नहीं है, बाप ने या दादा ने लगाया, आप सिर्फ खाते रहते हो। तो अगर उस पेड़ की मशागत नहीं करोगे तो आगे चलकर वो झाड़ मर जाएगा ना, वो पेड़ मर जाएगा। बिल्कुल वही हुआ है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। देखो, पूरे महाराष्ट्र में कुछ भी नहीं इनको मिला है। जो कुछ मिला है वो मुंबई में है। और दूसरा, परभणी करके जो मराठवाड़ा में डिस्ट्रिक्ट प्लेस महानगर पालिका है, उसमें इनकी, लेकिन वो जो परभणी का सक्सेस है वो इनका नहीं है, वो उधर का लोकल एमपी इनकी पार्टी का है, बहुत 40 साल से काम कर रहा है, उसकी बदौलत हुआ है। ये तो वो वहां तक गए तक नहीं, ये गए तक नहीं उद्धव वहां। तो इसलिए, और बीजेपी आपको मालूम है, बीजेपी तो 24/7 पूरे साल भर में काम करती है, तो उनके तो नतीजे आने वाले हैं। अगर आप इसके बारे में ईवीएम में गड़बड़ है, वोट चोरी है, ये करते रहोगे तो बार बार फेल होते जाओगे और कुछ नहीं होगा। और स्कॉलर है वो आगे निकल जाएगा। अब 10वीं 12वीं में पढ़े रहोगे, वो ग्रेजुएशन करेगा, मास्टर डिग्री करेगा, कहीं बड़ी कंपनी का सीईओ बन जाएगा, और आप बोलेंगे नहीं नहीं परीक्षा में गलती है, तो उससे क्या हुआ? बस वही, और वही आज भी चल रहा है, आज भी चल रहा है कि मेयर तो हमारा होगा। अरे कैसे होगा भैया? मेयर के लिए आंकड़े होने जरूरी होते हैं ना। और इनको लगता है कि मीडिया खरीद लिया है, पूरा पूरा मुंबई का मीडिया इनकी जेब में है। तो चुनाव उद्धव ठाकरे ने लड़ाई नहीं, मुंबई की मीडिया ने चुनाव लड़ा है इनकी तरफ से। लेकिन मीडिया के कैंडिडेट नहीं थे, कैंडिडेट तो इनके थे। तो जो अपने आप आ गए, पूरे मुंबई में इन्होंने चुनाव के लिए सिर्फ एक रैली की, एक शायद नासिक में की, एक संभाजीनगर में की, 3 या 4 रैली दोनों भाइयों के मिलकर, इसको चुनाव बोलते हैं? तो इसलिए इनका नुकसान हो गया। हाँ, बीजेपी बीजेपी की जो स्थितियां है, तो बीजेपी जहां से आई है, ये दूसरा चुनाव है। बीजेपी पिछले चुनाव में 80 तक आ गई, आज 90 तक आई है। लेकिन उसके पहले बीजेपी 25-30 पर अटकी रहती थी। तो इनका देखो कहने का तरीका है। हाँ, अभी तो क्या, बीजेपी तो मेरिट लिस्ट में 1 नंबर पर नहीं आई, 4 नंबर पर आई, तो बीजेपी हार गई। इस ढंग का जो मुंबई के मीडिया में आप सुन रहे हो ना, क्योंकि ये एक तरीके से उद्धव का नैरेटिव पुश कर रहे हैं, ना कि खबर दे रहे हैं। अभी अभी मैं तो दो और एक हिंदी में उनको बोला
कि ऐसी खबरें क्यों देते हैं? तो मैंने कहा हमारे मराठी में एक कहावत है, आत्याबाईला मिशा असत्या तर तिला काका म्हटलं असतं. मतलब ये कि बुआ की अगर मूछें निकल आती है तो उसको चाचा बोलेंगे. तो ये मुंबई का मराठी मीडिया है, उसकी तकलीफ ये है कि बुआ को मूछें क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि हमको तो उसको चाचा बोलना है, लेकिन मूछें नहीं निकल कर आ रही है. तो इधर का क्रीम लगाओ, उधर का क्रीम लगाओ, उधर का कुछ और ऑइंटमेंट लगाओ और मुझे आएगी, इसकी प्रतीक्षा में बैठे वो खबरें दे रहे. आप दिल्ली में या और कहीं बंगलोर में बैठकर वो खबर सुनते और मुझे पूछते कि क्या हो रहा है. तो मैं तो मुंबई में बैठा हूं ना, मुझे यहाँ के हालत में मालूम है, और आज की नहीं तो कम से कम पिछले 60 साल की हिस्ट्री पॉलिटिकल मुझे मालूम है. मुझे लगता है कि ममता डेस्परेट है. मेरा ख्याल है शायद मैंने मराठी में एक दो हफ्ते पहले उस पर वीडियो किया था कि ममता केजरीवाल के रास्ते पर निकल पड़ी. केजरीवाल डेस्परेट था और वो गलतियों पर गलतियां करते गया. अब देखो, कंपेयर करो आप कि दिल्ली का चुनाव है और दिल्ली का भी चीफ मिनिस्टर जेल में था, झारखंड का भी था. दोनों के लिए कांग्रेस ने, सोनिया गांधी ने इनिशिएटिव लेकर रामलीला मैदान पर बड़ी रैली की थी, आपको याद होगा. दोनों की पत्नियां, केजरीवाल की पत्नी और हेमंत सोरेन की पत्नी भी वहां थी. केजरीवाल हार गया, हेमंत सोरेन नहीं हारा. हेमंत सोरेन ने अपनी सत्ता बचा कर रखी. तो ये कंपेयर करने से ममता की गलती आपको समझ में आ सकती है. देखो, जब हेमंत सोरेन के लिए ईडी वगैरह कुछ हो गया, वो चुपचाप चला गया उनके साथ. ले लो, इस्तीफा दे दिया, अपने चचेरे भाई को बिठा दिया और पत्नी को पार्टी संभालने को कहा. ठीक है, केजरीवाल ने क्या किया, बोला मैं जेल से सरकार चलाऊंगा, और जमानत मिलने के बाद उसने इस्तीफा दिया. तो गलती हो गई थी. एक बात होती कि पब्लिक परसेप्शन से वोट बनते हैं, तो आप मैं हर बार विक्टिम मूड नहीं ले सकते ना. तो हेमंत सोरेन ने वो विक्टिम मूड की सिंपैथी हासिल की क्योंकि उसने कोऑपरेट किया और चुनाव होने से पहले उसको जमानत मिल गई. तब तक वो सरकार चला रहा था चचेरा भाई, और जो पत्नी थी, इन्होंने पूरा अभ्यास करके, संगठन खड़ा करके चुनाव के लिए तैयारी की थी. केजरीवाल चुनाव की तैयारी नहीं कर रहा था, बस एक ऑप्टिक्स खड़ा कर रहा था. और इसके लिए जितना डेस्परेट, उसको 8 या 9 समन्स भेजे गए थे. ममता के बारे में देखो 8-9 हो गए, क्योंकि डेस्परेट है. और आहिस्ता आहिस्ता जिस ढंग से मोदी और शाह अपनी राजनीति चलाते हैं, इसके लिए हर पैतरे और हथखंडे आजमाते हैं. उनके सामने आप फालतू की पुरानी पैतरेबाजी करके उससे निकलोगे नहीं. तो ममता मुझे लगता है कि बहुत डेस्परेट हो गई है, उसको पता चला है. देखो, अगर इन्होंने सीएए और एनआरसी पर कुछ किया नहीं होता तो एसआईआर नहीं निकलता. एसआईआर क्या है? सीएए और एनआरसी का बाप करके एसआईआर लाया गया. ठीक है, उधर नहीं है, कोई बात नहीं. एसआईआर को इंप्लीमेंट कौन करेगा? चुनाव आयोग करेगा. अब चुनाव आयोग का ब्लेम कितना भी कहो, आप वोटर सच्चे हो या झूठे हो, उस पर तो आइडेंटिफाई होगा, जो हो जाएंगे बांग्लादेशी कौन है, रोहिंग्या कौन है, वगैरह वगैरह. हाँ, अब वो जो केस बनती है चुनाव आयोग से, उस आधार पर बाकी की जो मशीनरी है उसको अलग से प्रोफाइलिंग करने की जरूरत नहीं. चुनाव आयोग बोलेगा आदि अचिंत्य तो भारत का है नहीं, उसके बाप दादा को कुछ पता नहीं, तो चलो अभी उसको आपको उठाएंगे और दिखाओ कागज, नहीं है उसको उठा के फेंको बाहर. समझे? तो सीएए और एनआरसी का जो मामला था उसका इंप्लीमेंटेशन एसआईआर से शुरू हो गया. अगर ममता वगैरह जैसे लोग अगर सीएए और एनआरसी पर इतना बवाल खड़ा नहीं करते तो शायद एसआईआर नहीं आता. इसको मैं डेस्परेशन बोलता हूं, क्योंकि डेस्परेशन में आदमी और गलती करते जाता है, रुकता नहीं और गलती करेगा. और बिल्कुल यही बात मैं मानता हूं कि ममता की हो गई है,
क्योंकि ममता भी वैसे जमीन से जुड़ी हुई नेता है, आंदोलन से निकली है। आंदोलन करते करते उन्होंने अपनी पार्टी बनाई है और बड़ी जमी जमाई जो सत्ता थी, बिछात थी सीपीएम की, वो उजाड़ दी उन्होंने। तो उसको जमीनी कार्यकर्ता है, उसको जमीन से सिग्नल आते, उनको पता है क्या हो रहा है। ममता को भी पता है कि भाई इतना आसान चुनाव नहीं रहा है, कुछ तो जमीन खिसक रही है, और इसलिए वो संभालने के लिए ऑर्गेनाइजेशन, पार्टी संभालने के बजाय वो खुद तमाशा कर रही है। इसको डेस्परेशन बोलते हैं। कोई भी समझदार पॉलिटिशियन होगा तो वो पहले क्या करेगा, ऑर्गेनाइजेशन संभालेगा, अपने कार्यकर्ताओं को लगाम लगाएगा कि भाई लीगली और लोगों के सामने जाने के लिए टाइम बचा नहीं है, तो लोगों के सामने अच्छा चेहरा पेश करो। हर बार आप विक्टिम होकर नहीं खड़े होते। 3 चुनाव पहले 2011 में ममता जीत गई है तो विक्टिमहुड से जीत गई थी, नंदीग्राम सिंगूर, याद होगा आपको जी। तो आज अगर तुम बीजेपी को विक्टिम कर रहे हो और बोल रहे हो कि मेरी सत्ता चलेगी, तो विक्टिमहुड बीजेपी के पास जाता है, ना कि ममता के पास आता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि केजरीवाल ने जो गलती की विक्टिमहुड लाने के लिए, वो हर बात पर कानून से नॉन कोऑपरेशन करते गए, और एक सर्टन लिमिट तक कानून रुकता है, बाद में आपका कॉलर पकड़ लेगा, और पकड़ लिया। तो कितनी बुरी तरह से वो हार गया। लेकिन वही कोऑपरेशन करके सही तरीके से विक्टिमहुड का फायदा, सिंपैथी का फायदा हेमंत सोरेन ने उठाया। अगर ममता को फिर से चुनाव लड़ना है तो हेमंत सोरेन का रास्ता पकड़ना चाहिए था। हाँ पकड़ो, चलो, किसी को डेपुट कर देती, भाई तू 4 महीने के लिए चीफ मिनिस्टर बन जा। जो जयललिता, वो जेल में जाकर बैठी थी ना, उन्हें पूरा कोऑपरेट किया, पूरा कोऑपरेट किया। जब सुप्रीम कोर्ट में जमानत मिल गई, स्टे ऑर्डर मिल गई, वापस आकर चीफ मिनिस्टर बन गई, वापस आकर चुनाव जीता, आपको याद होगा। तो विक्टिमहुड कैसे अर्न करना है ये भी समझना जरूरी होता है। हाँ, चिल्ला चिल्ला कर, रो रो कर कोई विक्टिमहुड का सिंपैथी नहीं कमा सकता। ममता वो गलती कर रही, और मोदी और शाह बिल्कुल पैतरेबाजी से उसको डेस्परेट होने पर बाध्य कर रहे। अब जो ईडी की जो रेड थी, वहां जाकर फाइल उठा कर लाना, 10 जगह कैमरे लगे तो सामने आ जाएगा, अब कोर्ट में फंसी है। और एक बात समझ लो कि ये जो अब आज का जनवरी है, मेरा ख्याल है अप्रैल मई में वहां के चुनाव होने वाले, तो बचे हैं 3 महीने, यानी ज्यादा से ज्यादा 80 से 100 दिन। उसके बीच पार्टी का चुनाव के लिए ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर करना जरूरी है। वो टाइम अगर आप रास्ते पर उतरकर आंदोलन और कोर्टबाजी में खराब करोगे तो चुनाव हारना तय है, वही तय है। अब आप बीएमसी से कंपेयर करके देखो, बीएमसी का चुनाव होने से पहले 2 ठाकरे भाई इकट्ठा हो गए, साथ आ गए, बस ठाकरे ब्रांड डंका पिटना शुरू हो गया। लेकिन इन 2 भाइयों ने पिछले 6 महीने में किया क्या? 5 जुलाई से लेकर 24 दिसंबर तक हम साथ लड़ेंगे, इतनी तक घोषणा इन्होंने नहीं की, ना सीट का बंटवारा किया। तो वो गलती जो थी टाइम बर्बाद करने की, वही ममता भी उधर कर रही है। जैसे बिहार में राहुल गांधी ने तेजस्वी का टाइम बर्बाद किया, वोट चोरी है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, और समय तो हाथ से निकलता गया, क्योंकि चुनाव की डेट अगर अंदाजे हमको मालूम है तो वो बदलेगी नहीं। आपको जो बचा हुआ टाइम है वो लड़ने की लड़ाई की प्रिपरेशन के लिए लगाना पड़ता है, और बस वही गलती ममता आज कर रही। ममता ये सीरियस चैलेंज में मानता हूं, मैं पंजाब अभी इतना सीरियस चैलेंज नहीं मानता। इसका कारण ये है कि ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान पाकिस्तान को इतना अधमरा करके छोड़ा है, तो पाकिस्तान आज कोई एडवेंचर करने की स्थिति में नहीं है। दूसरी बात केरला की, केरला में जिस ढंग की राजनीति चलती है
उसमें सेंधमारी करके जो दो ही पार्टीज थी उसमें बीजेपी बीच में घुस गई है। तो दोनों तरफ की जो पार्टियां है वो जितना मुस्लिमों का तुष्टीकरण करते जाएगी उतना दोनों का नुकसान होगा। तो बिना तुष्टीकरण से चुनाव कैसे जीता जाए उसमें वो फंसे हैं। तो इसलिए मैं आज केरल का मामला गंभीर नहीं मानता, लेकिन बंगाल का मानता हूं, क्योंकि बंगाल बिल्कुल नैरो नैरो बीच में जो है, बिहार और बांग्लादेश के बीच में जो एक नैरो कॉरिडोर है, उस तरीके उस इलाके में हम वीक है नेशनल सिक्योरिटी की तरफ से तरीके से। लेकिन एक बात है कि जितना मैं जानता हूं या मैंने समझा है, तो वो जो डिफिकल्ट एरिया है उसमें बांग्लादेश की साइड से भी कुछ इलाके हमने कब्जा किए, ऐसे मैं मानता हूं। मेरे पास कोई सबूत नहीं है, सबूत मत मांगो, लेकिन मैं मानता हूं। और साफ साफ बोलना है तो मैं इतना तक बोल सकता हूं कि किशनगंज बिहार से लेकर आप एक आड़ी लाइन लगाते हो तो सीधा मेघालय के नीचे तक जाते हो बॉर्डर के, कि उसको ऊपर का हिस्सा जो है वो मैं मानता हूं कि आज मानो मार्जिनलाइज किया गया या उसमें हमारा कब्जा है। तो लेकिन ये खत्म क्यों नहीं करते? वो खत्म नहीं किया जाएगा क्योंकि जितना बांग्लादेश में अत्याचार होता जाएगा उतना बंगाल में, पश्चिम बंगाल के चुनाव में उसके रिपरकशन हो जाएंगे। तो वो पॉलिटिकली हैंडल किया जा रहा है। ममता की हालत ये है, ममता ईडी को हैंडल कर सकती है, बीजेपी को, सेंटर को हैंडल कर सकती है, लेकिन ममता बांग्लादेश की सिचुएशन हैंडल नहीं कर सकती। तो बांग्लादेश में जितना हिंदुओं के खिलाफ जो जो कुछ होगा उसका परिणाम पश्चिम बंगाल में होने वाला है। हाँ, अब क्यों नहीं हो रहा है, वहां के लोग क्यों नहीं उठ रहे, ये सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन कुछ लोग बोलते नहीं, करते हैं। जो करने वाले होते वो वोकल नहीं होते। मैं मानता हूं कि आज की तारीख में 3 महीने पहले बंगाल की हालत कांटे की टक्कर में आई है। ममता के लिए जो सिंपथी है आदि बहुत सारा इससे घट रही है। और सबसे बड़ा ब्रह्मोस, अगर आज ब्रह्मोस आपको ढूंढना है तो ओवैसी में ढूंढो। स्प्लिट जिस ढंग से महाराष्ट्र में ओवैसी ने वोट पाए, सीट पाई है, वो ममता के लिए बड़ी डेंजरस सिग्नल है कि इस बार देखो ओवैसी ने क्या किया है। देखो, अबू आजमी यानी सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस वगैरह जो है उनको छेद देकर महाराष्ट्र में मुस्लिम वोटर उसके पीछे गया है। हमको ओरिजिनल मुस्लिम लीडरशिप चाहिए, ना कि डुप्लीकेट सेक्युलर मुस्लिम लीडरशिप चाहिए। ये उसका जो एजेंडा है वो महाराष्ट्र में उसको रिस्पांस मिला है, इसका मतलब वो बंगाल में भी मिलेगा। और अगर ओवैसी अच्छे तरीके से मुस्लिम वोट कांग्रेस से, सीपीएम से और ममता से अलग करता है तो उसका फायदा तो बीजेपी को मिलना है। क्योंकि ओवैसी जो वोट काटेगा वो तो बीजेपी के है ही नहीं। ओवैसी की ताकत बढ़ने से महाराष्ट्र में बहुत सारे बीजेपी वाले परेशान हो गए। मतलब पागल हो यार, ये वोट क्या तुम्हारे थे? वो तो डुप्लीकेट इस्लामिस्ट पार्टियों के थे। जो जो सेक्युलर पार्टियां हैं मैं उनको डुप्लीकेट इस्लामिस्ट पार्टी मानता हूं। तो वो डुप्लीकेट मुस्लिम इस्लामिस्ट पार्टी जो है उनसे अगर ओवैसी वोटर अलग कर रहा है तो वो प्रचार में क्या बोलता है कि क्या हम सिर्फ दरी बिछाने के लिए है। वही बात मोदी भी कहते, अमित शाह भी कहते कि बस इनको मुस्लिमों को वोट बैंक बना के रखा है, बाकी हिस्सेदारी नहीं मिलती। वही बात अलग भाषा में, अलग शब्दों में ओवैसी भी बोल रहा है। तो ओवैसी मैं मानता हूं कि बंगाल के चुनाव में मोदी का सबसे बड़ा ब्रह्मोस अगर कोई है तो वो ओवैसी है। और मैंने सुना है कि वो फुरफुरा शरीफ का जो कोई मौलाना या कोई है उसके साथ
ये हाथ मिलाने वाला या मिलाया है, तो वो ब्राह्मोस बन जाता है, डेडली कॉम्बिनेशन। वोट स्प्लिट तो ममता बनर्जी के पास जो उसका एक वो है, वो जो उसका होल्ड है मुस्लिम समुदाय के ऊपर, वो नहीं रहेगा उसका, काफी बिल्कुल उसको। नहीं रहेगा। देखो एक बात साफ है, अधीर रंजन चौधरी को क्यों हराया था, क्यों हराया था? अगर हमारा हमारे गांव का यूसुफ पठान है तो हरीर रंजन चौधरी जैसे डुप्लीकेट की हमको जरूरत नहीं है। अगर ओवैसी नेशनल मुस्लिम लीडर बन रहा है तो हमको डुप्लीकेट ममता की क्या जरूरत है? आप अपने दिमाग से मत सोचो, मुस्लिम वोटर के दिमाग से सोचो। महाराष्ट्र में ओवैसी को जो रिस्पांस मिला है, वो अभी अबू आजमी को छोड़कर, अबू आजमी मुस्लिम है लेकिन उसका हाईकमांड अखिलेश है, और दूसरा हमारा नसीम खान वगैरह है, उसका हाईकमांड तो राहुल गांधी है, मुस्लिम नहीं है। ओवैसी का हाईकमांड ओवैसी ही है, मुस्लिम ओरिजिनल है। तो मुस्लिम वोटर अगर ओरिजिनल मुस्लिम लीडरशिप के पीछे जा रहा है तो मैं बीजेपी का समर्थक होने के नाते उसका स्वागत करता हूं। मराठी में उसको बोलते तुला नाही मला नाही घाल कुत्र्याला, यानी अगर तेरे को और मुझे नहीं है तो कुत्ते को खिला देते। मुस्लिम वोट देने वाले नहीं तो हमको नहीं चाहिए। तो इसका मतलब जो बचे हुए हैं उनके लिए हेमंत बिश्वा शर्मा साफ साफ बता रहे हैं कि हम तो सिर्फ हिंदुओं के लिए है, अगर हिंदू वोट नहीं लेंगे तो मरो साले रोहिंग्या के हाथों। ये धमकी भी है। हेमंत तो दिखाई देने में नहीं देता लेकिन एक तरीके से ये पॉलिटिकल थ्रेट है कि हम तो वो नहीं लड़ा रहे, हम तुम पर निर्भर है। अगर तुम मानते हो तो हमको जगाओ, नहीं तो हमारे साथ तुम भी मरो, हम तुम्हारे लिए मरने को तैयार है। तुमको तय करना है कि तुमको भी जिंदा रहना है और लीडरशिप को जिंदा रखना है हिंदू की, तो हमको वोट दो। हम तो उनको पास मुड़कर नहीं देखना चाहते। तुम क्या करना चाहते हो? ये कितना क्लियर चॉइस देखा है। वो मैं नहीं मानता कि ऐसा, हाँ वहां वो मित्र दल को वगैरह खड़ा करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, लेकिन बीजेपी का कैंडिडेट नहीं खड़ा करेंगे। वो मित्र दल को खड़ा कर देंगे वहां पर चैलेंज। बीजेपी पॉलिटिकल संतुलन करती है। हाँ। बीच में जो बीएमसी का सब चल रहा था, पत्रकार पूछ रहे थे तो देवेंद्र फडणवीस ने बता दिया, अरे सीट बंटवारे का कोई झगड़ा नहीं। विधानसभा में देखो, हमारे कुछ लोग थे वो शिवसेना के तीर कमान पर चुनाव लड़े, उनके कुछ लोग हैं वो हमारे पास आ गए, हम कमल निशान पर लड़े। हमारे गठबंधन के जीतने चाहिए, ये दिमाग में है। तो वही बात हेमंत तो बोलेगा नहीं लेकिन करेगा जरूर कि भाई हम खड़े नहीं रहेंगे लेकिन हमारे दोस्त तो खड़े रह सकते हैं ना। क्या होता है देखो, आपको जीतना जरूरी था। मुझे एक बात याद आती है, एक कोई मैच 2020 की देख रहा था, गावस्कर कमेंटेटर था, वो एक कोई गलत शॉट धोनी या किसने मारा था, तो बोला ये क्या शॉट है सर, मेरा कोच होता तो थप्पड़ मारता, लेकिन यहां चल जाता है, शिक्षण तो मिल गया। कॉपी बुक स्टाइल में वो गलत है, लेकिन ऐसे फॉर्मेट में ये फायदेमंद है तो वो सही है। तो हमेशा एक चीज गलत वो सही नहीं होती, आप किस फॉर्मेट में हो, किस माहौल में, किस सिचुएशन में हो, उस पर तय होता है क्या सही है और क्या गलत है। ये हम क्या करते, एक ही चीज पकड़कर बैठ जाते, वो गलत होता है। वो थियरी होती है, थियरी अपनी जगह सही है, लेकिन प्रैक्टिस जो होती है वो अलग होती है। प्रैक्टिस में आपको कुछ नहीं तो क्या, मैंने तो चेक दे दिया है, अरे लेकिन चेक कैश भी होना पड़ता है ना, वरना वो कागज का टुकड़ा है। तो थियरी में मैंने पेमेंट कर दिया क्योंकि मैंने तो चेक दिया था, उसको बैकअप करने वाला अमाउंट आपके खाते में होना जरूरी होता है, उसको व्यवहार बोलते हैं। तो अगर इन दोनों में आप गलत करोगे तो आपको चीजों समझ में आने में मुश्किल हो जाती है। तो बात बिल्कुल साफ होती है, आपको समझने की जरूरत होती है। आप समझना नहीं चाहते तो बात अलग है। जैसे मैंने बोला कि हमको तो उसको चाचा बोलना है लेकिन बुआ को मूछे नहीं आ रही है, अब इस पचड़े में पड़ जाते हो तो गड़बड़ हो जाती है ना। अरे तो बुआ है तो बुआ है, उसको चाचा क्यों कहना है? चाचा कहने की जरूरत क्या है? लेकिन नहीं, मुझे तो उसको चाचा बोलना है और उसके लिए उसके मूछे आनी चाहिए। इस पचड़े में जब एनालिसिस
फंसता है ना, तो उससे निकलना मुश्किल हो जाता है। फैक्ट स्वीकारो, वो बुआ है, वो महिला है, उसको मूछें नहीं आएगी, लेकिन वो फैक्ट्स नहीं स्वीकारने, क्योंकि मुझे उसे चाचा कहना है, और चाचा कहने के लिए मूछें होनी चाहिए। बिल्कुल वही बात है। हर हर राज्य का, हर स्टेट का माहौल अलग होता है। आपके सामने जो खड़े हैं वो अलग होते हैं, आपकी टीम वही होती है, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ या साउथ अफ्रीका के खिलाफ सामने वाली टीम बदलती है, तो आपके पैतरे भी बदलने पड़ते हैं। जी जी जी। नहीं, देखो, सपोर्टर्स को एक समझना चाहिए, जो एक्सपेक्टेशन आप आज कर रहे हो, 10 साल के पहले एक आप इतना एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे। तो आप एक्सपेक्ट करने तक तो मोदी लेकर आया। वाजपेयी के जमाने में ये आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते थे। तो ये समझना जरूरी होता है ना। समय लगता है, कुछ चीजों को समझ लगता है, और जितनी बीमारी पुरानी होती है उतना उसका ट्रीटमेंट तकलीफ दे और समय खाने वाला होता है। तो इनका बंदोबस्त होगा। अब देखते देखते 10 साल में हम देख रहे हैं कि अचानक से सुप्रीम कोर्ट का चेहरा और एक्शन बदलने लगी है। ये अचानक हुआ है? बिल्कुल नहीं हुआ है, ये स्लो प्रोसेस है। 10 साल 12 साल पहले जो जज हुआ है वो प्रमोट होते होते सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, तो हमको शुरुआत वहां से करनी पड़ती है ना। बहुत सारे लोगों को लगता है कि अरे हमने तो आपको प्राइम मिनिस्टर कर दिया, आपके हाथ में जादू की छड़ी दी। जादू की छड़ी नहीं है, इसी मोल्ड से निकलकर लाना पड़ता है, तो वो बड़ा मुश्किल होता है। और इसलिए ये सच्चाई स्वीकारना जरूरी है। बहुत सारे, मुझे यहाँ लोग बोलते थे अभी चुनाव था, ये हमको मालूम नहीं, हमको मंजूर नहीं। मैंने बोल रहा था नोटा दबाओ, तो हम नोटा दबाएंगे। मैंने बोला क्यों नोटा दबा रहे? कांग्रेस को वोट दो, फिर से राहुल गांधी को लाओ, 10 साल पीछे जाओगे तो खुश हो जाओगे। तो नोटा मत दबाओ, डायरेक्टली एंटी बीजेपी है उसको वोट दो। तो बोलते देने क्यों देंगे? क्योंकि आपको, आप 80 साल से 70 साल से भूखे हो, मैं पानी पिला रहा हूं, नींबू शरबत पिला रहा हूं, खाना पक रहा है, तो आपको सब रुकने को समय नहीं है ना, तो निकल जाओ भैया घर पंगत छोड़ के। इतना उतावलेपन अच्छा नहीं होता। एक आदमी कर रहा है तो कम से कम उसके खिलाफ न, उसके टांग मत खींचो। आप तो कुछ करेंगे नहीं। एक बात सीधी आधी बताता हूं, आप वाइफ बोलती है अरे आज जरा आप जाकर सब्जी लेके आओ, तो पूछ के बोलेगा क्या सब्जी लाओ? यानी आप घर में लगने वाली सब्जी जो है, वो लौकी लाना है, फ्लावर लाना है, या गोभी लाना है, इसका डिसीजन नहीं कर सकते, और मोदी के डिसीजन के बारे में चर्चा करेंगे। इसकी फैलेसी समझ रहे हो? हमारे परिवार में 10 सवाल होते हैं, उसमें से 2 सवाल सॉल्व करते करते हम थक जाते हैं। प्रधानमंत्री बनकर बैठा है, उसको रोज 1000 सवाल के सॉल्यूशन निकालने पड़ते हैं, क्योंकि हमको कुछ करना नहीं तो सामने वाले का काम बिल्कुल आसान है। ये गावस्कर ने बैट भी इसमें क्यों डाली? सचिन को वो बॉल फेस नहीं करना था। अरे तूने हाथ में कभी बैट तक नहीं पकड़ी है? तो जो आप बोल रहे हैं ना सपोर्ट की बात, वो स्टेडियम के गैलरी में बैठे, और गावस्कर कैसा मूर्ख है, सचिन तेंदुलकर विराट कोहली को खेल कैसे नहीं आता उस पर डिबेट करते हैं। तो मैं ऐसे लोगों का पर बहुत अहमियत नहीं देता, क्योंकि मेरा सेनापति जो है, जनरल है, उस पर विश्वास है। लड़ाई में जो सैनिक होता है उसको अपने जनरल पर विश्वास रखना जरूरी होता है, वरना लड़ नहीं पाएंगे। हम नहीं लड़ पाएंगे, हम सेनापति को भी हम हरा देंगे, सामने वाले ने हराने की जरूरत नहीं होती। कि जाओ कांग्रेस को वोट दो, अच्छा है, मोदी को साला हराओ। क्यों नहीं हराओगे? क्यों नहीं हराओगे? ये उतावलापन है ना, तो लाओ। अरे वाजपेयी को हराकर 10 साल हम कहां से कहां गए, ये बात तो दिमाग में लेके आओ। कि 10 साल मानो आईएसआई हमारी नेशनल गवर्नमेंट चला रहा था। क्यों? सही बात। क्योंकि ये लोग उतावले नहीं, इनको टाइम पास लगता है पॉलिटिक्स, सरकार चलाना इनको टाइम पास लगता है, एंटरटेनमेंट लगता है। तो मैं इनको इग्नोर करता हूं, या तो उनके जवाब उल्टे दे देता हूं।